ओके जी, तो अब हम ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन शुरू करते हैं, जिसको हम चार नाम से और भी जानते हैं: सीरस ओटाइटिस मीडिया, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया और ग्लू ईयर। ग्लू ईयर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, आप लोग देख रहे होगे सबके नाम पे कुछ ना कुछ आ रहा है, जैसे सीरस आ रहा है, ठीक है, मतलब सीरस डिस्चार्ज हो सकता है। सेक्रेटरी है, मतलब कुछ सेल्स सिक्रीशन रिलीज कर रहे होंगे, ठीक है। म्यूकोइड इन नेचर है, मतलब म्यूकोइडी डिस्चार्ज होगा, मतलब म्यूकस टाइप होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर बेसिकली ये हो रहा था कि जो हमारा मिडल ईयर क्लेफ्ट है ना, उसके अंदर डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड रिलीज हो रहा है, जो कि नॉन प्यूरेंट इन नेचर होता है, मतलब स्टीराइल होता है, कोई इसमें इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कभी कभी वो थिक भी होता है, विस्कट भी होता है, मतलब कभी कभी वो थिन भी होता है, और सीरस टाइप होता है, मतलब पानी की तरह भी पतला सा होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि उसकी पीछे एटियोलॉजी क्या चल रही है, ठीक है। ये मोस्टली देखा गया है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर, जो मतलब 5 से 8 साल के बच्चे होंगे, ठीक है। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस हमें दो तरह की देखने को मिलेगी। एक हो सकता है कि स्टेशन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाए, माल फंक्शनिंग हो, स्टेशन ट्यूब हो। स्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगी तो आपको पता है जो हमारा अंदर म्यूकोइड डिस्चार्ज बन रहा था, मतलब म्यूकस, आप कह लो कि म्यूकस रिलीज हो रहा था, जो हमारे म्यूकस सेल रिलीज कर रहे थे, आपको पता है सारा अंदर म्यूकस लाइनिंग है हमारी मिडल ईयर की। जैसे अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकस लाइनिंग है या डाइजेस्टिव ट्रैक की म्यूकस लाइनिंग है, वो अंदर म्यूकस रिलीज कर रही होती है ताकि डस्ट पार्टिकल्स पकड़ सकें और उसको डिस्ट्रॉय कर सकें, या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है तो इसके अंदर भी इस तरह ही म्यूकस रिलीज हो रहा है। जो म्यूकस रिलीज हो रहा था उसको जब वो यूटिलाइज हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो हमारी स्टेशन ट्यूब से ही ड्रेन हो रहा होता है। लेकिन स्टेशन ट्यूब बंद है, ड्रेन नहीं होगा, अंदर फ्लूइड जमा होता जाएगा। और हम आपको पता है अगर हमारी जब स्टेशन ट्यूब बंद हो जाए तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो वो भी एक सक्शन क्रिएट करेगा वो, और जो म्यूकस सेल है उनसे जो थोड़ा बहुत फ्लूइड होगा वो भी खींचेगा। तो एक तरह के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा म्यूकस सा डिस्चार्ज सा देखने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे इफ्यूजन हो चुकी हुई है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन हो चुकी हुई है, ठीक है। और दूसरा केस हो सकता है कि हमारी इंक्रीज सेक्रेटरी एक्टिविटी हो जाए मिडिल ईयर के अंदर। आपको ना मिडिल ईयर का जो म्यूकोजा है उसकी अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा फ्लूइड बनाना शुरू कर देगा जो कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। वो स्टेशन ट्यूब आगे से बंद है, या अगर बंद भी नहीं है तो उसको वो निकाल ही नहीं पाएगी फ्लूइड को अंदर टाइम, तो फ्लूइड अंदर जमा होता रहेगा। तो ये दो कॉज हो सकते हैं जो पैथोजेनेसिस बन सकते हैं इसकी। एटियोलॉजी क्या आ जाएगी? एटियोलॉजी आपको पता है जो भी स्टेशन ट्यूब को माल फंक्शनिंग करेगा, माल फंक्शनिंग क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं आपको पता है कि एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाए, अगर हम हमारी स्टेशन ट्यूब ये है और हमारा नेजोफेरिंक्स एंड है ये स्टेशन ट्यूब का, तो आपको पता है पीछे ही हमारी एडिनॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, टॉन्सिल्स वगैरह प्रेजेंट है। अगर उनका हाइपरप्लेजिया हो जाए, मतलब सेल्स में इंक्रीज हो जाए, साइज बढ़ जाए, तो वो प्रेशर डालेंगे और हमारे स्टेशन ट्यूब को बंद कर देंगे। अगर से स्टेशन ट्यूब बंद होगी तो हमारे फंक्शन वही पैथोजेनेसिस बन जानी है और ओटाइटिस मीडिया विद फिशन की। और फिर हो सकता है कि क्रोनिक राइनाइटिस हो, साइनसाइटिस हो, सारी कंडीशन जो हमारी गले की होंगी हमारे स्टेशन ट्यूब को बंद करेंगे। जैसे क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होगा तो आपको पता है जो हमारी सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट पे आगे हमारे लग रहे हैं टेंसिविलाई पैलेटिनी, जो हमारी स्टेशन ट्यूब को खोर होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट पे आगे लग रहे होते हैं। सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट ही लॉस्ट हो जाएगी क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के केस में। सॉफ्ट पैलेट नहीं मूव करेगा तो हमारा टेंसिविलाई पैलेटिनी मसल मूव नहीं करेगा, तो स्टेशन ट्यूब ओपन नहीं होगी, तो हमारी पैथोजेनेसिस बन जाएगी ग्लू ईयर की, ठीक है। उसके बाद हम हो सकता है कि बिनाइन या कोई मिलिग्नेंट ट्यूमर हो नेजोफेरिंक्स के, वो ट्यूमर जाके ब्लॉक कर देंगे हमारी स्टेशन ट्यूब को, तो सारे हमारे वहीं के वहीं मसले मसाइल आ जाएंगे। लेफ्ट पैलेट हो सकता है, फिर पैलेटल पैरालिसिस हो सकती है। आपको पता है ना पैलेट ही हमारा जो है सॉफ्ट पैलेट ही है, अगर वो उसकी पैरालिसिस होगी तो हमारा ये मसल ही नहीं काम कर पाएगा और स्टेशन ट्यूब ओपन ही नहीं होगी। उसके बाद हमारे क्या कॉजेज आ सकते हैं? एलर्जी आपको पता है कुछ सीजनल एलर्जीज होती हैं, कुछ पूरा साल चलती हैं, जिसको हम पेरिनियल एलर्जी कह रहे होते हैं, ठीक है। एलर्जी होगी तो आपको पता है जो हमारा स्टेशन ट्यूब है उसके गिर्द एडिमा होगा, एडिमा ने हमारी स्टेशन ट्यूब को बंद कर देना है, तो हमारे वही सिम्टम आने शुरू हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद कोई अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया का केस था, मतलब उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी हैं, उन्होंने पेशेंट ने पूरा टाइम पीरियड नहीं खाई, मतलब 10-12 दिन नहीं खाई, 2-3 दिन खाई है, उसके मतलब सिम्टम ठीक हुए, उसने छोड़ दिए, तो वो जो बैक्टीरिया अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, ठीक है। फिर वो बाद में स्टिमुलेट करेगा मिकोजा को, मिकोजा आगे फ्लूइड रिलीज़ करेगा, ठीक है। फिर गोबलेट सेल म्यूकस सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे मतलब नंबर में, क्योंकि उसको इनिशिएट कर रहा है जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया अंदर प्रेजेंट है ना, अभी साइलेंट किलर बन जाएंगे जो थोड़े बहुत अंदर रह जाएंगे, तो ये कंडीशन ले जाएंगे हमारी ग्लू ईयर की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारा वायरल इन्फेक्शन आ सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन मतलब एडिनो वायरस या फिर रीनो वायरस वगैरह हमारे गले के इन्फेक्शन करते हैं, बाद में वो स्टेशन ट्यूब से हमारे मिडिल ईयर में चले जाते हैं, मिडिल ईयर के म्यूकोजा को इनिशिएट करते हैं, वो आगे सिक्रीशन रिलीज़ करता है, तो हमें ये मसला मसाइल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स जो मतलब 5 से 8 साल के बच्चों को मैं आपको पता है कि इन्फेक्ट कर रहा होगा। हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। हेयरिंग लॉस कौन सी टाइप का होगा? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। आपको बताया था मैंने एक्सटर्नल ईयर से लेकर मिडिल ईयर तक कोई मसला चलेगा तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, और ये तकरीबन 40 डेसिबल से ज़्यादा का हेयरिंग लॉस नहीं होता है, इधर तक ही होता है, ठीक है। और मोस्टली जो पेरेंट होते हैं फिर ठीक है इसको अनरिकॉग्नाइज ही गुजार देते हैं, उनको क्या पता चलता है कि बच्चे को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं देता, ठीक है। तो फिर उसकी डिलेड और डिफेक्टिव स्पीच हो जाती है, मतलब वो बच्चा सुनेगा ही नहीं,
तो वो सीखेगा कैसे, ठीक है। तो वो बोलेगा भी लेट और उसकी स्पीच बड़ी डिफेक्टिव सी होगी। इस वजह से अगर चाहिए कि हमें ना जब बच्चा पैदा हो तो उसकी हम ऑडियोमेट्रिक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि उसकी मतलब कान वगैरह ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर आ जाएगा माइल्ड एयर एक, छोटी मोटी दर्द के साथ प्रेजेंट करेगा। ये भी उस केस में होगा जब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन होंगे, तब ही कान में थोड़ी बहुत खारिश होगी या पेन होगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स के हमें क्या मिलेगा। हम ऑटोस्कोपी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक तो डल मिलेगा, आपको पता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मली हमारी शाइनी होती है और बड़ी प्यारी सी रेडिश सी क्लियर कलर की होती है, ठीक है। लेकिन वो डल कलर में मिलेगी, मतलब जिस तरह बुझी बुझी सी मिलेगी। और उसके अलावा उसकी जो लाइट रिफ्लेक्स होता है वो भी नहीं बना होगा, आपको पता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और नीचे यहाँ पे हमारा लाइट रिफ्लेक्स बन रहा होता है, तो लाइट रिफ्लेक्स भी नहीं बनेगा, हमें पता चलेगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल नहीं है और येलो ग्रे या फिर ब्लूइश कलर में देखने को मिलेगी। और साइडों पे थोड़ी सी ब्लड वेसल कंजेशन हुई होगी, ऐसी देखने को मिलेगी। या फिर जो मैलिस का जो अम्बो पॉइंट बन रहा है उसके गिर्द ऐसी हमें देखने को मिलेगी। इसको कंफ्यूज नहीं करना व्हील कार्ड अपीयरेंस के साथ जो हमने वहाँ पे पढ़ा है सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। बिल्कुल छोटी छोटी वेसल देखने को मिलेगी, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स बन रही होती हैं, ठीक है। और हमें रिट्रैक्शन देखने को मिलेगी, डिपेंड करता है कि अंदर कितना नेगेटिव प्रेशर हुआ है। आपको पता है कि हमारा अब्स्ट्रक्शन ट्यूब बंद है, अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारी रिट्रैक्शन हो जाएगी, अंदर की तरफ हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चले जाएगी। और हो सकता है कि कुछ केसेस में बल्जिंग भी हो जाए। बल्जिंग क्यों हो रही होगी, आपको बंदा अंदर फ्लूइड बन रहा है, ठीक है, म्यूकस डिस्चार्ज बन रहा है, जो अंदर हमारी मेम्ब्रेन गई हुई है, इतना फ्लूइड बनेगा, इतना फ्लूइड बनता जाएगा कि हमारी जो मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ बल्ज आउट कर जाएगी, कुछ केसेस में होगा। और हमें ना एयर बबल्स देखने को मिल सकते हैं जब हमारा जो डिस्चार्ज है ना वो अगर पतला होगा। आपको बताया ना कुछ केसेस में पतला हो सकता है, सीरियस डिस्चार्ज हो सकता है। सीरियस डिस्चार्ज होगा, हम पेशेंट को बोलेंगे कि ना वल्सल्वा मैन्यूर करो, मतलब सांस पहले अंदर भरो, ठीक है, फिर मुंह बंद करो, नाक बंद करो और अपनी एयर को ब्लो करने की कोशिश करो ईयर के अंदर। जब एयर को ब्लो करेंगे ईयर के अंदर तो ना पानी के अंदर बुलबुले बनेंगे, तो वो बुलबुले हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, हम कहेंगे एयर बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये एयर बबल्स ऐसे देखने को मिलेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी होगी, अंदर से हमें एयर बबल्स नजर आ रहे होंगे, हमें पता चल जाएगा ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन चल रहा है। हेयरिंग टेस्ट करेंगे, सबसे पहले हम ट्यूनिंग फॉग टेस्ट करते हैं तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है, हमें कोई रीनल नेगेटिव वगैरह मिलेगा, ठीक है। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करेंगे तो हमें 20 से 40 डेसिबल का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलेगा, ठीक है। साथ में थोड़ा बहुत सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस भी मिल सकता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारी मतलब ये सामने मिडिल वाल बन रही होती है मिडिल एयर की, वहाँ पे हमारी राउंड विंडो प्रेजेंट थी। राउंड विंडो जो हमारी एक्स्ट्रा नॉइसेज होती है ना, जो जिसको हमने मतलब हेयर नहीं करना तो वो एक्स्ट्रा नॉइसेज को इनर एयर बाहर निकाल रहा होता है यहाँ से राउंड विंडो से। राउंड विंडो पे भी एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मैंने आप लोगों को बताया था तब, ठीक है। अगर राउंड विंडो के सामने फ्लूइड आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा वेव्स बाहर नहीं निकल पाएंगी, हमारा इनर एयर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत हमें ना सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस भी देखने को मिल सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये फ्लूइड को बाहर निकालते हैं तो वो सिम्टम्स दूर हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमें फ्लैट कर्व देखने को मिलेगी। जब मैं आप लोगों को इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जब कंप्लाइंस हम चेक कर रहे होते हैं तो बिल्कुल फ्लैट सी कर्व मिलती है, कंप्लाइंस बनती ही नहीं है। और हो सकता है अगर हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि आपको पता है स्टेशन ट्यूब बंद है, अंदर हमारा नेगेटिव प्रेशर, अगर बाहर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे तो शायद थोड़ी बहुत कंप्लाइंस देखने को मिले, वरना तो जीरो ही होगी, जिसको हम कह रहे होंगे कि कंप्लाइंस आ ही नहीं रही, बिल्कुल जीरो आ रही है इंपीडेंस ऑडियोमेट्री के अंदर। फिर एक्सरे करेंगे मस्टर्ड का तो हमें क्लोडी मस्टर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बताया कि मिडल एयर क्लेफ्ट के अंदर फ्लूइड है, मतलब जो पीछे क्लेफ्ट का हिस्सा ही है ना हमारा मस्टर्ड एयर सेल, उसके अंदर भी फ्लूइड गया होगा, तो वो कैविटीज़ है खाली, सिर्फ इस तरह से कैविटीज़ हैं, ठीक है। अगर कैविटीज़ के अंदर फ्लूइड बन जाएगा, यहाँ फ्लूइड भर गया तो वो भी क्लोडी हो जाएगा, हमें मस्टर्ड एयर सेल्स क्लोडी देखने को मिलेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट दो तरह का होगा, मेडिकल होगा, सर्जिकल होगा। मेडिकल में हमने डीकंजेस्टेंट्स देने हैं, डीकंजेस्टेंट नाक में डालेंगे, दे देंगे ड्रॉप्स वगैरह, या फिर ओरल दे देंगे, ताकि आपको पता है जो स्टेशन ट्यूब है उसके गिर्द एडिमा वगैरह हुआ है, या किसी भी कंडीशन से हो सकता है, एलर्जी की वजह से या किसी और कॉज की वजह से, एडिमा को दूर करना। एडिमा दूर होगा तो हमारी स्टेशन ट्यूब ओपन हो जाएगी, हमारे मसले मसाले हल हो जाएंगे। या फिर एंटी एलर्जिक्स दो, जिसमें एंटी हिस्टामिन्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, या स्टीरॉइड्स वगैरह दो अगर एलर्जी को होता है, जैसे सीजनल एलर्जी है, कोई पेरिनल एलर्जी है, ताकि स्टेशन ट्यूब खुले और हमारे मसले मसाइल हल हों। या कोई एलर्जी अगर उसको फाइंड आउट करो या फिर उसको डिसेंसिटाइज कर दो, सबसे बेस्ट चल वही है, परमानेंट सोल्यूशन वही है। उसके बाद मिडिल ईयर की एरेशन करनी है। मिडिल ईयर की एरेशन कैसे कर सकते हैं हम, इसके 3-4 मेथड हैं, जिससे आप पोलिट्राइजेशन कर सकते हैं। वल्सल्वा मैन्यूर मतलब पेशेंट को बोलना हवा भरो, मुंह बंद करो, नाक बंद करो और कानों में हवा ब्लो करने की कोशिश करो। या पोलिट्राइजेशन करते हैं, पोलिट्राइजेशन में पोलिटाइजर बैग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। पेशेंट को हम साथ साथ बोलते हैं स्वेलो करो, और उसके नोज़ में ना पोलिटाइजर बैग देखना, नोज़ ये पोलिटाइजर बैग नोज़ में दे दिया हुआ है, ठीक है, नोस्ट्रिल्स के अंदर। फिर हमने पोलिटाइजर बैग को प्रेस कर देना ताकि हवा अंदर जाए, और जब तक स्वेलिंग करेगा साथ उसकी स्टेशन ट्यूब ओपन होगी और हवा उसकी जाएगी मिडिल ईयर के अंदर। या फिर कैथेटराइजेशन कर दो, मतलब ये अगर उसकी ओपनिंग है स्टेशन ट्यूब की तो हम कैथेटर डालते हैं यहाँ से, ठीक है, कैथेटर के पीछे हम फिर दोबारा पोलिटाइजर बैग लगा देते हैं, यहाँ से हवा भरते हैं
तो कैथेटर डायरेक्ट आवाज़ भेजता है हमारे मिडल ईयर के अंदर, ठीक है। या फिर बच्चों को च्युइंगम वगैरह दे दो कि आप इसको चबाई दो ताकि आपकी स्टेशन ट्यूब ओपन हो, बंद हो, ताकि आपकी थोड़ी बहुत एरेशन हो, आपका मिडल ईयर ठीक हो सके। और फिर एंटीबायोटिक्स भी देनी है। आप लोग सोच रहे हो कि एंटीबायोटिक्स हमने क्यों देनी है, ये तो एंटीबायोटिक्स वाला केस है ही नहीं है, स्टीरल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो क्योंकि अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से कोई मसला आया था तो उस केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। या फिर कोई अनरिजॉल्व एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, मतलब पेशेंट ने एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं किया था, तो हम एंटीबायोटिक दोबारा देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट है वो किल हो सके और हमारा मसला हल हो सके। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम मेनिंगोटमी एंड एस्पिरेशन करेंगे। मेनिंगोटमी होती है मतलब कि अगर हमारा स्टेशन ट्यूब है उसके अंदर हम सुराख करते हैं तो जो अंदर फ्लूइड है उसको ड्रेन करते हैं। और अब आपको पता है फ्लूइड वो पानी टाइप भी हो सकता है, जो पानी टाइप होगा वो इजीली ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन कैसे करना है, हमने सक्शन करनी है, सक्शन पंप डालते हैं और सक्शन कर लेते हैं फ्लूइड की। अगर वो म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा, बहुत थिक सा डिस्चार्ज होगा, वो तो आपको पता है ऐसे निकलेगा नहीं, तो उसके लिए हमने ना म्यूकोलिटिक एजेंट डालने कान के अंदर, जैसे क्रीमोट्रिप्सिन वगैरह आ जाते हैं सोल्यूशन वगैरह, या फिर साथ में ना आपने थोड़ा बहुत सलाइन वगैरह डालना है ताकि अंदर जो म्यूकोइड डिस्चार्ज है वो पतला हो जाए, पानी जो पानी टाइप हो जाए, ताकि इजीली बाहर आ जाए जो अंदर थिक सा डिस्चार्ज है, ठीक है। वो जब थिन हो जाएगा तो उसको हम इजीली बाहर निकाल लेंगे। या फिर एक और प्रोसीजर करते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं कि बियर कैन प्रिंसिपल है। इसके अंदर अगर ये हमारी स्टेशन ट्यूब है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके नीचे भी एंटीरियर इंफीरियर एंड पे भी हम करते हैं सुराख, और एंटीरियर सुपीरियर एंड पे भी सुराख करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम एयर भी अंदर डालते हैं। एयर डालेंगे तो जब एक तरह प्रेशर क्रिएट होगा तो अंदर आपको पता सब सारा फ्लूइड वगैरह है तो यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, ऊपर से भी बाहर आएगा। तो ये भी एक तरह का बियर कैन प्रिंसिपल होता है जो हम यूज़ करते हैं। हम सारा कुछ पढ़ेंगे मेनिंगोटमी के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर। फिर ग्रोमेट इंसर्शन कर देनी है। अगर आपने मतलब सारा ट्रीटमेंट किया, मेनिंगोटमी की एस्पिरेशन की है, उसके बाद भी पेशेंट नहीं सही हुआ, फिर भी वो फ्लूइड वगैरह बना रहा है, तो हमने एक तरह की छोटी सी ट्यूब होती है वो हमने परमानेंट ही डाल देनी है इसके अंदर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि जब भी फ्लूइड बने खुद ब खुद ही कान से बाहर आता रहे, तो हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के मसले ना या क्रॉनिक कंडीशन ना हो जाए, ठीक है। तो फिर ये महीने 2 साल बाद अगर मसला हल हो जाए तो ठीक है, वरना हम फिर कोई ना कोई परमानेंट और सोल्यूशन करते हैं। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है हमने पॉजिटिव फैक्टर का। मिसाल के तौर पे अगर हमारा पॉजिटिव फैक्टर अंदर टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, फिर उनकी हम फिर टॉन्सिलेक्टोमी कर देंगे, ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन हल हो जाएगा। मतलब अपने जो पॉजिटिव एजेंट है उसको ट्रीट करना है ना। अगर कोई टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, एडिनोइड ग्लैंड बड़ी हैं, इनको रिमूव कर दो, हमारा मसला हल हो जाएगा। उसके बाद बायोफिल्म है। बायोफिल्म का फिनोमेना समझ लो, बायोफिल्म होती क्या है। अगर मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे बैक्टीरिया हैं कुछ एक जगह पे ना इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, तो इन्होंने ना एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड रिलीज़ करने हैं। मिसाल के तौर पे ग्रीन कलर में ना पॉलीसेकेराइड रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉलीसेकेराइड रिलीज़ करेंगे और वो अपनी तरफ अपने आप को ना चारों तरफ से कवर कर लेंगे, पॉलीसेकेराइड साइडों पे लग जाएंगे। और ये पोर इतने छोटे होंगे कि ना इसके अंदर से सिर्फ जो न्यूट्रिशन वगैरह वो एंटर हो सकती है, या फिर जो इनके एक्सोटॉक्सिन्स वगैरह बन रहे हैं वो बाहर जा सकते हैं। इसके अंदर ब्लड सेल्स जो हमारे हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स हैं, या फिर एंटीबॉडीज़ वगैरह वो एंटर नहीं हो पा रही। एक तरह का अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन आ रही है, ज़िंदा रह रहे हैं और रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है इनकी, और इन्फेक्शन को ना इतना प्रोलॉन्ग ले जाते हैं, परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन के लिए हेल्प आउट करता है। बायोफिल्म बना लेता है साइडों पे अपने, एक मतलब लगा के शील्ड वाल लगा लेता है, ठीक है, अपने आप को बचा लेता है और इससे इन्फेक्शन बनाता जाता है। फिर कभी कभी ये पैच एक तोड़ता है अपना, ये दूसरी जगह मूव करता है, वहाँ जाके कॉलोनी बना लेता है, ऐसे कॉलोनी डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बना लेता है और अच्छे तरीके से फैल जाता है पूरी बॉडी के अंदर। और ये देखने में मोस्टली मिलता है क्रॉनिक जो ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन हो, ये वाला केस, ठीक है। क्रॉनिक राइनोसाइटिस हो गया, ठीक है, या फिर टॉन्सिल का या फिर एडिनाइड का इन्फेक्शन कर देगा, वो भी क्रॉनिक इन नेचर होगा। या जो हम ग्रोमेट वगैरह लगा रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, उसके ऊपर अपनी बायोफिल्म बना लेगा जहाँ पे, या फिर स्टेंट वगैरह जो कार्डिक पेशेंट्स के लिए डालते हैं, कैथेटर वगैरह जो मोस्टली हम रीनल पेशेंट्स के लिए डालते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जाकर बायोफिल्म बना लेता है और फिर पूरी बॉडी के अंदर एक तरह का इन्फेक्शन फैला देता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम ना मोस्टली एंटीबायोटिक्स वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक वाला ग्रोमेट यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक वाला स्टेंट यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक वाला कैथेटर यूज़ करेंगे, फिर वो बायोफिल्म नहीं बना पाएगा वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्वेले ऑफ क्रॉनिक सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया में क्या क्या होगा, ठीक है। उसके अंदर ये हो सकता है कि सबसे पहले आपको पता है सारा फ्लूइड इतना ज़्यादा है, वो बड़ा देर से आ रहा है, प्रोलॉन्ग है, क्रॉनिक है तो प्रोलॉन्ग है, ठीक है। तो जो हमारी अंदर की जो ये वाली है क्या कहते हैं फिब्रस लेयर, आपको पता है बाहर वाली ये हमारी स्किन है, जो मिडल स्किन आ रही है, ठीक है, ये मिकोजा है, जो हमारा मिडल एरिया का मिकोजा आ रहा है, सेंटर में हमारी ये सारी फिब्रस लेयर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये जो फिब्रस लेयर है कि ये ब्रीक हो जाएगी, ये बिल्कुल थिन सी हो जाएगी, तो हम एट्रोफी कहेंगे, एट्रोफी हो चुकी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और फिर एटिलेक्टेसिस हो जाएगी, मतलब आपको पता है थिन हो चुकी है, तो थिन होगी तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये अंदर की तरफ ज़्यादा मुड़ जाएगी, अंदर नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है।
तो ये अंदर की तरफ ज़्यादा मुड़ जाएगी, एटिलेक्टेसिस हो जाएगी। एट्रोफी क्यों हो रही है? क्योंकि पतली सी हो जाती है, अंदर जो फाइब्रस लेयर है उसकी पतली हो जाती है, क्योंकि अंदर फ्लूइड इतनी देर से प्रेजेंट है, उसकी कंप्लाइंस डिक्रीज हो चुकी है। उसके बाद ओसिकुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। ओसिकल्स है ना, जो हमारी बोन्स है, उनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी देर से पानी में रह रही हैं। पानी में रहेंगी तो एक दफ़ा बोन डेजलूट होना शुरू हो जाएगी। जो मोस्टली इसका होता है, जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस या फिर जो स्टेपीज का सुपरास्ट्रक्चर होता है ना, मोस्टली वही नेक्रोज्ड होता है। और जब ये नेक्रोसिस हो जाएगी तो हमारा 50 डेसिबल तक हेयरिंग लॉस चला जाएगा। पहले आपको बताया ना 40 तक जा रहा है एक्यूट केसेस के अंदर, ठीक है। इसमें अब 50 डेसिबल तक हमारा हेयरिंग लॉस जा सकता है। उसके बाद फिर टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, मतलब हाइलाइनाइजेशन हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसकी फिब्रस लेयर है, इसके अंदर हाइलिन डिपॉजिट हो जाएंगे। हाइलिन आपको पता है बड़ा सख्त सा कार्टिलेज है, और ऊपर आगे कैल्शियम भी डिपॉजिट हो गया, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, हाइलिन डिपॉजिट हो गया, तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत सख्त हो जाएगी। तो मतलब ये हमारी हेयरिंग की कंप्लाइंस को डिक्रीज़ करेगी, हमारी हेयरिंग लॉस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और इवन के जो हमारी बोन्स के आपस में जंक्शन होते हैं ना, उनके दरमियान में भी जाके हाइलाइनाइजेशन हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, बोन्स स्टिफ हो जाएंगी, और रिजल्ट वही होगा कि हमारी कंप्लाइंस डिक्रीज हो जाएगी, हमें सुनना कम हो जाएगा हमारा। उसके बाद रिट्रैक्टेड पॉकेट देखने को मिल सकते हैं, कोलेस्टोमा देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हुई है। तो अब वो कहीं से हो सकता है यहाँ से और भी ज़्यादा पतली हो जाए, वो यहाँ से और भी ज़्यादा पतली होगी, तो वो यहाँ पे एक तरह का रिट्रैक्टेड पॉकेट बना देगी। इसको हम कहेंगे रिट्रैक्टेड पॉकेट बन चुका है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है जो हमारी मिडल स्किन पीछे से आ रही है, मिडल स्किन सारी आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो स्किन है ना, उसके ऊपर ये आ जाएगी। तो हम कहेंगे अब ये स्किन एबनॉर्मल जगह पे आ चुकी है, इसको हम कोलेस्टोमा कह रहे होते हैं। इसके अंदर फिर इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं, कैरेटिन सेल्स टूटते फूटते हैं। ये पूरा चैप्टर हम नेक्स्ट जगह पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो, हमारी पहले रिट्रैक्टेड पॉकेट बनी है, ठीक है। उसके अंदर जो हमारी मिडल स्किन है इसको हम कोलेस्टोमा कह रहे हैं, बस ठीक है, इतना से याद रख लो। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा बन सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा ये होता है कि आपको पता है इतनी देर से अब वहाँ पे फ्लूइड रह रहा है, फ्लूइड रहेगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स भी हमारे आएंगे, ठीक है। इन्फ्लामेटरी सेल्स आएंगे, कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और ऊपर से हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जिसमें एपिथेलियल सेल्स या फिर जाइंट सेल्स वगैरह आ जाएंगे, वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होंगे। तो उसके नीचे हम कहेंगे अब कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा भी हमें देखने को मिल रहा है।